अस्सलाम वालेकुम। थर्मोग्राविमेट्री को हम डिस्कस कर रहे थे। थर्मोग्राविमेट्री में हमने स्टार्ट किया हुआ है फैक्टर इफेक्टिंग ऑन थर्मोग्राविमेट्री कर्व कि कौन कौन से ऐसे अनासर हैं जो थर्मोग्राविमेट्री कर्व पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। मसलन यहाँ सिंपल ये कह लें जी कौन कौन से फैक्टर हैं जो थर्मोग्राविमेट्री पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो कुछ फैक्टर हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिए थे, इसको हमने बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। पहले नंबर पे हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर, जिनको हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। और सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है सैंपल के रिलेटेड, जो सैंपल आप थर्मोग्राविमेट्री एनालिसिस में यूज़ करना चाहते हैं उसके कौन कौन से फैक्टर हैं, वो किस तरह यानी कि इफेक्ट कर रहा होता है आपके इस कर्व के ऊपर। थर्मोग्राविमेट्री कर्व असल में हमारे पास ग्राफ है जो कि बनता है मैस और टेम्परेचर के दरमियान में। किन दो चीज़ों के दरमियान बन रहा होता है? टेम्परेचर और मैस के दरमियान में बन रहा होता है। और ये हमारे पास कुछ इस तरह का बन रहा होता है, इस तरह कुछ होता है। सही है। अब इसमें जो पोर्शन है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोर्शन कहलाता है। इसके बाद ये हमारे पास कर्व पोर्शन है जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस अपना मैस को लूज करती है, कोई भी सब्सटेंस अपने मैस को लूज कर रही होती है। चलो जी हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। वो जी हमारे पास सैंपल फैक्टर किस तरह इफेक्ट कर रहे होते हैं थर्मोग्राविमेट्री कर्व। ये जो कर्व बन रहा है ये किस तरह इफेक्ट होता है। चलिए ये चंद फैक्टर के नाम लिख लो, हेडिंग दे दो इसकी, सैंपल फैक्टर्स। अब यहां पे जो सबसे पहली चीज है वो है पार्टिकल साइज ऑफ। पहला जो फैक्टर है सैंपल के लिहाज से पार्टिकल साइज ऑफ सैंपल, या कंपाउंड कह लो या सब्सटेंस कह लो, कि जो आप सब्सटेंस यूज कर रहे हैं इन थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस उसका पार्टिकल साइज क्या है। इसके बाद सेकंड नंबर पे मैस ऑफ सब्सटेंस। आप जो सब्सटेंस इस्तेमाल कर उसका कितना मैस लिया है, 1 ग्राम लिया है, 2 ग्राम लिया है, उसको जो फर्नेस मशीन है उसके अंदर रखा है वो कितने ग्राम है, सही है, वो देखेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आ जाता है हीट ऑफ रिएक्शन। जब किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं उसके अंदर से जो हीट निकलती है उसके हीट ऑफ रिएक्शन का नाम देते हैं। आया वो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होता है ये किस तरह इफेक्ट करता है वो देखेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कॉम्पैक्टनेस ऑफ सैंपल। कॉम्पैक्टनेस ऑफ सैंपल के अंदर बॉन्डिंग या अरेंजमेंट ऑफ एटम किस तरह के, लूजली बॉन्डेड या अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट हुए हुए हैं, ये चीज देखेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सैंपल। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सैंपल ये है ना, ये हमारे पास चांद फैक्टर जो कि इफेक्ट कर रहे होते हैं। बारी बारी सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्टिकल साइज ऑफ सैंपल। हेडिंग दो पार्टिकल साइज ऑफ सैंपल। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टिकल साइज ऑफ सैंपल। ज़रा गौर करना, मेन चीज़ें जी समझना है आपने इसको, ये होता क्या है। अब देखो मैं सेम सब्सटेंस लेता हूँ, एक ही चीज़ सेम सब्सटेंस ले रहा हूँ। अब सेम सब्सटेंस में क्या होगा, ज़रा गौर करना इसको। अब मैंने सेम चीज़ ली है लेकिन इसके पार्टिकल साइज डिफरेंट है। जिस तरह मैं कहता हूँ चूने का पत्थर है, आपने एक दफ़ा चूने का पत्थर ले लिया बिल्कुल पीस के, सही, इसको पाउडर फॉर्म में चेंज कर लिया, एक दफ़ा आपने उसकी डलियाँ ले ली, सही है। ये दोनों के दोनों पार्टिकल साइज डिफरेंट हो गए, एक मोटे साइज़ के एक पतले साइज़ के हैं, सही है। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आप खुद देखिएगा, सही है। अगर हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक मैंने कर दिया जी पार्टिकल साइज आपका लार्ज हो सकता है, लार्ज साइज के पार्टिकल हो सकते हैं। और सेकंड नंबर पर हमारे पास स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हो सकते हैं। बस ये बात आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। ये क्या है? लार्ज साइज पार्टिकल, लार्ज साइज पार्टिकल्स, और ये हमारे पास है स्मॉल साइज पार्टिकल। और सेम चीज़ के सेम चीज़ स्मॉल साइज पार्टिकल्स। और स्मॉल साइज को हम पाउडर भी कह सकते हैं, स्मॉल साइज पार्टिकल्स। अगर तो हमारे पास लार्ज साइज पार्टिकल होते हैं, इसको डिकम्पोजिशन के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। इसको टूटने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू स्मॉल साइज पार्टिकल्स। स्मॉल साइज पार्टिकल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इनको तोड़ने के लिए कम टेम्परेचर रिक्वायर होता है, सही। ये हमारे पास अगर लार्ज साइज पार्टिकल होते हैं तो लार्ज टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड
ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है फॉर डिकम्पोजिशन, फॉर डिकम्पोजिशन के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पार्टिकल का साइज होता है स्मॉल, देन लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। बस ये बात आपने याद रखनी है, ये दो बातें थी। अगर तो हमारे पास लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं तो फिर क्या होगा, आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए, उसकी डिकम्पोजिशन करवाने के। अगर स्मॉल साइज के होते हैं तो लो टेम्परेचर में उनकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी, इसलिए हमारे पास जो ग्रेविमेट्रिक कर्व होगा ना वो थोड़ा सा इफेक्ट होगा। मसलन अगर तो पहले तो हमारे पास इस तरह कुछ बन रहा था, ज़रा गौर करते जाइएगा इसके ऊपर, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तो हमारे पास, मैं छोटा सा बनाऊंगा यहाँ पे, अगर तो हमारे पास पहले कुछ इस तरह का कर्व बन रहा था, जैसे आप, ये था जी हमारे पास लार्ज साइज पार्टिकल के लिए। अब जैसे आप स्मॉल साइज पार्टिकल के लिए करोगे तो ये हमारे पास थोड़ा टेम्परेचर जल्दी से डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगी, ये वाला कर्व बनेगा स्मॉल साइज पार्टिकल के लिए। तो यानी कि ये रेड वाला है ये स्मॉल साइज पार्टिकल के लिए, और ये लार्ज साइज पार्टिकल के लिए। लार्ज साइज पार्टिकल के लिए यहाँ पे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ज़्यादा है, इसके लिए टेम्परेचर कम है, और यहाँ पे मास की डिकम्पोजिशन है। बस ये बात आपने सिंपल सी याद रखनी है। और जो अमूमन हम करते हैं ना, वो स्मॉल साइज पार्टिकल को प्रेफर कर रहे होते हैं। स्मॉल साइज पार्टिकल इज प्रेफर, स्मॉल साइज पार्टिकल्स आर प्रेफर ओवर लार्ज साइज पार्टिकल्स। लो, ये पहली बात हमने एक्सप्लेन कर ली है कि हम स्मॉल साइज हो लार्ज साइज हो तो क्या होता है, हम किस चीज़ को प्रेफर कर रहे होते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब इसके बाद आ जाए हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस, क्या आपने जो चीज़ गर्म करनी है, जिसको हीट करके आपने उसका मास लॉस देखना है, क्या अगर आप उसको टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कितना मास लॉस हो रहा है, तो आपने वहाँ पे मेन चीज़ देखनी है कि मास ऑफ सब्सटेंस आपने कितने ग्राम शुरू में लिया है। मसलन ये मेरे पास मशीन है जिसके अंदर मैंने ये वाली चीज़ लेनी है, ये मेरे पास है मशीन, और इसका ये हमारे पास इसके इर्द गिर्द हमने इसको कवर किया हुआ है, यहाँ पे हमने बैलेंस लगा रखा है, ये हमारे पास बैलेंस है, और इसके ऊपर हमने मास ऑफ सब्सटेंस लिया हुआ है। दो तरह के मास ले सकते हैं, एक में आपने काफ़ी सारा ज़्यादा ले लिया मास, सही है, एक में आपने क्या किया, ज़्यादा मास ले लिया, और एक में मास को आपने ले लिया कम, सही। दोनों में फ़र्क क्या होगा, ज़रा गौर करते जाइए इस चीज़ के ऊपर। ये हमारे पास थर्मोग्रेविमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, सही है, और ये हमारे पास ऊपर वाली जो चीज़ें फर्नेस है, ये हमारे पास यहाँ पे मैथ्स बताया गया, यहाँ पे मैंने क्या ये 0.001 ग्राम ले लिया, और यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स ले रखा है। अब होगा क्या, अगर तो आप मैथ्स ज़्यादा लेते हो, यहाँ पे टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा हाई, ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस, और यहाँ पे आप मैथ्स लोगे कम, यहाँ पे स्मॉल टेम्परेचर भी चल जाएगा, कम टेम्परेचर पे ही वो चीज़ डिकम्पोज हो जाएगी, सही है, ये बात याद रखिएगा। इसलिए हम यूजुअली यही प्रीफर करते हैं कि मैथ्स सब्सटेंस स्मॉल हो, थोड़ी अमाउंट में मैथ्स सब्सटेंस ले हो, तो अगर हमारे पास जो ग्राफ बने, ये आपका ग्राफ बन रहा होता है, ये बिल्कुल एक्यूरेट बन रहा होता है, सही है। असल में अगर ग्राफ बना के दिखाऊंगा तो आपके पास दोनों का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अगर मैं स्मॉल साइज लेता हूँ तो ये कुछ इस तरह का, इस तरीके से बन रहा होता है ग्राफ, ये स्मॉल साइज के लिए इस तरह का हमने पहले बनाया था। अगर आप लार्ज साइज लेते हो तो इसके लिए आपका ज़रूरी नहीं इस तरह का बने, इस तरह कुछ बन रहा होता है, तो इस तरह का। तो ये था ये हमारे पास तरीकाकार कि आप किस तरह स्मॉल साइज और लार्ज साइज मॉलिक्यूल, स्मॉल साइज या लार्ज साइज मैसेज को, सब्सटेंस को प्लेस करते हो, और प्लेस करने के बाद टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और आपका थर्मोग्रेविमेट्रिक कर्व के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ें याद रखनी है, सही है। यही दो बातें मैं यहाँ पे लिखूंगा। इफ वी टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल, अगर थोड़ी मिकदार में सैंपल हो गया, देन फिर होता क्या, देन वी, तो फिर हमारे पास देन वी प्रोवाइड, तो फिर हमें देना पड़ेगा कम टेम्परेचर डिकम्पोजिशन, देन वी प्रोवाइड लो टेम्परेचर फॉर डिकम्पोजिशन
डिकम्पोजिशन के लिए कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसके बाद इसका बिल्कुल रिवर्स, अगर हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में किसी भी चीज़ का सैंपल का मैस होगा तो वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इफ़ mass of sample is high, then we will provide high temperature, हमें देना पड़ेगा हाई टेम्परेचर, ज़्यादा दर्जा हरारत प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये हमारे पास सेकंड फैक्टर को भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद आ जाए हीट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग दो, हीट ऑफ रिएक्शन। आप अच्छे तरीके से जानते होंगे हीट ऑफ रिएक्शन दो तरीकों से हो सकती है, या तो एंडोथर्मिक होगा कोई भी रिएक्शन या फिर एक्सोथर्मिक होगा। दो तरीके के रिएक्शन होते हैं हमारे पास, या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या फिर इसके बाद इसका बिल्कुल रिवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के वक्त क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के वक्त क्या होगा, जरा गौर करना आप। अब देखो मैंने ना जो भी सब्सटेंस को मैं गर्म करूंगा, मैंने यहाँ पे ले लिया, उसको गर्म करना शुरू कर दिया। अब उसका रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट पैदा हुई। मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है, सही, जो मुझे नोट आ रहा है, नज़र आ रहा है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब जैसे मैंने इसको गर्म करना शुरू किया, या तो ये क्या कर सपोज किया, मैं कहता जो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो ये क्या करेगा, हीट अपने अंदर से रिलीज करेगा। तो आपने तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से ये आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर शो करेगा। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ हीट ये रिएक्शन खुद भी रिलीज कर रहा है एटमोसफेयर के अंदर, कुछ ना कुछ हीट ये रिएक्शन खुद भी एटमोसफेयर के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए हमारे पास ये इफेक्ट कर रहा होता है कि रिएक्शन किस तरह के, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में क्या होगा, अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड देते हो तो वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन जो ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा आपके एटमोसफेयर हीट को जज़ब करेगा। आपने दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन नोट 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन मिक्सर ने एब्जॉर्ब कर लिया है। इसीलिए हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट कर रही होती है, सही है। इसे हमारे पास क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट ऑन हीट ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन की हीट होती है इज इफेक्ट ऑन द थर्मोग्रेविमेट्रिक कर्व, थर्मोग्रेविमेट्रिक कर्व के ऊपर इफेक्ट कर रही होती है। और किस तरह इफेक्ट करती है आपको पता चल गया होगा। इसके बाद आ जाओ कंपैक्टनेस ऑफ सैंपल। नेक्स्ट हेडिंग दो, कंपैक्टनेस ऑफ सैंपल, कंपैक्टनेस ऑफ सैंपल। कंपैक्टनेस कहते हैं जी सैंपल कि कितनी फोर्स ये आपस में जुड़े हुए हैं। दो तरीके से, एक होता है लूजली बाउंडेड एटम और एक होता है फिर्मली बाउंडेड या स्ट्रॉन्गली बाउंडेड। इसके हवाले से अगर मैं देखूंगा, दो तरीकों से हमारे पास हो सकती है कंपैक्टनेस। एक लूज कंपैक्टनेस हो सकती है, लूज कॉम्पैक्टनेस, एक हो जाए स्ट्रॉन्ग कॉम्पैक्टनेस। क्या मतलब, दोनों का स्ट्रक्चर बना के भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग कॉम्पैक्टनेस, अगर मैं लूज कॉम्पैक्टनेस की बात करता हूँ, ये कुछ इस तरह से होगी हमारे पास, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, इस तरह की लूज कॉम्पैक्टनेस होगी, थोड़ा थोड़ा फासला होगा इनके दरमियान में। जबकि अगर मैं स्ट्रॉन्ग कॉम्पैक्टनेस की बात करता हूँ, ये हमारे पास कुछ इस तरह से बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब एटम हो गए, सही है, ये वाली चीज़। इस तरह कुछ हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंपैक्टनेस या फर्मली हेल्ड एटम्स होते हैं, सही है। अब देखो जी, लूज कंपैक्टनेस अगर होगी तो आप कम ही टेम्परेचर दोगे, ये चीज़ डिकम्पोज हो जाएगी। जबकि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंपैक्टनेस होगी वहाँ पे आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा डिकम्पोजिशन करवाने के लिए, सही। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, लो टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन। ये किसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, याद रखिए, ये डिकम्पोजिशन के लिए। किसके लिए? डिकम्पोजिशन।
बस ये बात आपने याद रखनी है, किसके लिए है, डिकम्पोजिशन के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड। बस ये बात आप सिंपल से याद रखिएगा। हमारे पास किस तरह कंपैक्टनेस हो सकती है, कंपैक्टनेस का मतलब क्या है, तो ये बातें याद रखिएगा। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट वाला फैक्टर है जी, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सैंपल। हेडिंग दो, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सैंपल। क्या मतलब प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सैंपल? अब देखो हमारे पास है मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ मेथड से तैयार की जाती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ मेथड से तैयार की जा सकती हैं। मतलब मैं कोई भी साड़ लेता हूँ, उसको प्रेसिपिटेशन से भी तैयार किया जा सकता है, उसको वैसे भी एज यूजुअल भी तैयार किया जा सकता है। अगर मेरे पास एक ही सब्सटेंस है, एक ही सब्सटेंस है या सैंपल है, उसको दो तरीकाकार से तैयार किया जा सकता है। मसलन एक हमारे पास प्रेसिपिटेशन मेथड है, सही है, सपोज किया प्रेसिपिटेशन, और एक डायरेक्ट मेथड है। मैं सपोज कि दो चीज़ों को मिलाता हूँ, मिलाने के बाद वो डायरेक्ट बन जाता है सॉलिड फॉर्म में, सही है, एक डायरेक्ट मेथड है। या फिर जो नेचुरली भी कह सकते हो, नेचुरली अक्रिंग। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, NaCl नेचुरली अक्रिंग भी होता है, और NaCl को आप प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस से भी या क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से भी प्रिपेयर कर सकते हो। ये दो तरीका कार है, आपने पढ़ी होगी NaCl की प्रेसिपिटेशन क्रिस्टलाइजेशन। हम NaCl के क्रिस्टल्स बना लेते हैं फॉर द प्योरीफिकेशन। जब हम NaCl को पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व करने के बाद इसके अंदर से HCl गैस को पास करते हैं, जिसकी वजह से NaCl प्योरीफाई हो जाता है। सही, अब देखो हमारे पास वो किस तरीके से बना है, किस तरीके से वो चीज़ बनी है, वो इसकी प्रीवियस हिस्ट्री में आएगी। अब ये चीज़ भी इफेक्ट कर रही होती है थर्मोग्रेविमेट्रिक कर्व को, ये चीज़ भी थर्मोग्रेविमेट्रिक कर्व को इफेक्ट कर रही होती है कि आया वो चीज़ बनी किस तरह है। जो सैंपल हम यूज कर रहे हैं इन थर्मोग्रेविमेट्रिक कर्व इन द फॉर्म ऑफ सैंपल, हाउ इट इज फॉर्म, वो किस तरह बना है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही है, कोई भी आप थर्मोग्रेविमेट्रिक कर्व ऑब्टेन करते हैं, सबसे पहले आपको सैंपल की हिस्ट्री बताओ, क्या ये नेचुरली अक्रिंग है, क्या ये प्रेसिपिटेशन से बना है, क्या ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से बना है, सही है, किस तरीक़ेकार से बना है, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होगी। चलो ये बात याद रखिएगा, ये दो चीज़ें हमारे पास सैंपल की प्रीवियस हिस्ट्री भी डिपेंड्स तो दाई लिख लो, डिपेंड्स द ग्रेविमेट्रिक कर्व, ग्रेविमेट्रिक कर्व, ये ग्रेविमेट्रिक कर्व के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। बस ये बात सिंपल से याद रखिएगा। ये था जी हमारे पास सैंपल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इनके नाम याद रखिए, मेन चीज़ नाम है। दो बातें याद रखनी है, ये अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर ये होगा तो क्या होगा। मतलब सब में देखोगे यही बातें हैं। सही, मतलब पार्टिकल साइज अगर लार्ज होते हैं, स्मॉल होते हैं, अगर लार्ज होता है तो हमारे पास क्या होगा, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा डिकम्पोजिशन के लिए। अगर स्मॉल साइज है तो लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा डिकम्पोजिशन के लिए। सही, इसके बाद मैस ऑफ सब्सटेंस, अगर ज़्यादा मैस लेते हो सैंपल का तो क्या होगा, हमारे पास हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, लो मैस लेते हो तो कम टेम्परेचर। और यूजुअली हम जो आइडियल है ना, वो हम कम मास लेते हैं, ये भी याद रखिएगा। सही, हीट ऑफ रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक होगी तो क्या होगा, अगर एंडोथर्मिक होगी तो क्या होगा। इसके बाद कंपैक्टनेस ऑफ मॉलिक्यूल अगर लूज कंपैक्टेड होंगे और अगर स्ट्रॉन्ग कंपैक्टेड होंगे तो फिर क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, यही हमारे पास आज के लेक्चर में। इसका स्क्रीनशॉट एक ले लो। अल्लाह हाफिज़।